हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ट्रेवल डिस्टेंस में। दोस्तों, हर व्यक्ति का यह सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में कम से कम एक बार केदारनाथ जाए और महादेव के दर्शन करे, क्योंकि केदारनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में से भी एक धाम है। इसलिए केदारनाथ का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आप सभी जानते हैं, केदारनाथ जी की यात्रा काफ़ी कठिन और खतरों से भरी होती है। वहाँ पर हर साल कुछ ना कुछ नई नई घटनाएं और नई नई खबरें आती रहती है, जैसे बादल फटना, लैंडस्लाइड, हेवी स्नोफॉल और बारिश तो मानो वहाँ कभी भी आ जाती है। साथ ही ये यात्रा काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है। लेकिन इन सभी कठिनाइयों और खतरों के बाद भी यात्रा हर साल होती है। लोग इस यात्रा को करते हैं और कई कई बार कर चुके हैं, क्योंकि ये यात्रा इतनी खूबसूरत और अमेजिंग होती है, मानो आप स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे हो। मैंने भी अपनी केदारनाथ जी की यात्रा पिछले साल ही की थी, जो मुझे हमेशा याद रहने वाली है। और कहते हैं ना, महादेव के दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते, इसके लिए आपको खतरों और कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए ये वीडियो फुली इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो पहली बार केदारनाथ जी की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं। इस वीडियो में वो सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे कि आपकी यात्रा सरल और सुरक्षित हो और आप इस यात्रा को कम से कम खर्चों में कर सकें। जैसे केदारनाथ यात्रा कहाँ से और कैसे शुरू होती है, कितने दिन लगते हैं, वहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं, रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं और इस पूरी यात्रा में आपका मिनिमम खर्चा क्या हो सकता है और आप अपने इन खर्चों को कम से कम कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से होती है। वैसे तो जिस दिन आप अपने घर से यात्रा के लिए निकलते हैं उसी दिन से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो यात्रा हरिद्वार से सोनप्रयाग, फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ धाम पहुंचकर यात्रा पूरी होती है। लेकिन इससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं और कुछ जानकारी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले आपको यात्रा परमिट लेना होता है, जो कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। परमिट कुछ इस प्रकार होता है, इसमें आपको आपकी डिटेल भरना होती है, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस और आधार डिटेल। साथ ही आपको एक फ़ोटो भी अपलोड करना होता है और ये भी बताना होता है कि कब से आप अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं, इसकी डिटेल फिल करना होती है। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जब आप इसको सबमिट करते हैं तो आपको यात्रा परमिट मिल जाता है। इसे आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और ये परमिट पूरी तरह से फ्री होता है। इसमें आपको कोई भी फीस नहीं देना पड़ती है। इसे आप अपने साथ हमेशा रखिए। ऑनलाइन परमिट कैसे लेना है, इसकी एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। जब भी यात्रा की डेट्स आएगी और ऑनलाइन परमिट शुरू हो जाएंगे, इसकी आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। इसीलिए आप अभी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों ऑनलाइन परमिट लेने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ऑफलाइन परमिट भी ले सकते हैं। मतलब आप हरिद्वार या सोनप्रयाग जाकर परमिट ले सकते हैं। कैसे और कहां से लेना है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको अभी इस वीडियो में देने वाला हूं। चारों धाम में से आप किसी भी धाम पे जा रहे हो तो उसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या आप जिस डेट में जा रहे हैं उस डेट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं। आप ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये जस्ट बिल्कुल आपको बस रेलवे स्टेशन के सामने ही ऑफिस मिल जाएगा। तो मैं अभी आपको चल के दिखा देता हूँ, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यात्रा परमिट पूरी तरह से फ्री होता है, चाहे आपने ऑनलाइन परमिट लिया हो या फिर आपने ऑफलाइन परमिट लिया हो। दोस्तों, केदारनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और यहाँ पहुँचने का बेस पॉइंट है हरिद्वार। हरिद्वार से केदारनाथ धाम पहुँचना सबसे आसान होता है। हरिद्वार से केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 220 से 230 किलोमीटर पड़ती है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको सोनप्रयाग जाने वाली बसें मिल जाएगी, जो कि सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ही चलती है, जिसका किराया 550 रुपये रहता है। लेकिन टिकट आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलेगी। टिकट आपको एक दिन पहले ही लेना पड़ेगा, मतलब कि आपको हरिद्वार एक दिन पहले ही आना पड़ेगा।
जैसे मान लीजिए कि अगर आप 2 तारीख को हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाले हैं तो आपको 1 तारीख को ही टिकट लेना पड़ेगी। या तो आप ऑनलाइन बुक करवा लीजिए या फिर आप 1 तारीख को ही हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों आमने सामने ही हैं, लेकिन सोनप्रयाग जाने वाली बसें बस स्टैंड के अंदर से नहीं मिलती है बल्कि बाहर रोड पर मिलती है। इसका ऑफिस आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही मिल जाएगा, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग तक का टिकट ले लिया है। इसका टिकट आपको ऑफिस दिख रहा है, GMOU का ऑफिस है, ये रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने है। क्या है, 550 रुपये टिकट लगा है। जो बस जाएगी सुबह 4 बजे जाएगी, तो आप जब भी हरिद्वार आओ तो सबसे पहले टिकट ले लीजिएगा अगर आप बस से जाना चाहते हो। अगर आपको टिकट नहीं मिला तो फिर आपको पार्ट जर्नी करना पड़ सकती है, वो काफ़ी कॉस्टली और महंगी और लॉन्ग जर्नी हो जाएगी आपके लिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपनी टिकट ले लीजिए, क्योंकि इनमें टिकट मिलना भी मुश्किल होता है। अगर आप सोनप्रयाग जाने वाली बस मिस कर देते हैं तो फिर आपको सोनप्रयाग पहुंचने के लिए पार्ट जर्नी करना पड़ेगी, जैसे हरिद्वार से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग, जो काफ़ी लंबी और कॉस्टली जर्नी हो जाती है। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप पार्ट जर्नी करके रुद्रप्रयाग पहुँचें और रुद्रप्रयाग में आपको हैंड टू हैंड सोनप्रयाग जाने वाली बसें मिल जाएं। हो सकता है आपको 2 से 3 घंटे इंतज़ार करना पड़े, या हो सकता है उस दिन आपको बसें ना भी मिले और एक दिन आपको रुद्रप्रयाग में ही स्टे करना पड़े और नेक्स्ट डे बस लेके सोनप्रयाग जाना पड़े, जिससे आपका एक्स्ट्रा खर्चा भी हो जाएगा और सारा प्लान खराब हो जाएगा और आपका बजट भी बिगड़ जाएगा। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, जो लोग हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें बता दूं, केदारनाथ में 3 जगह से हेलीकॉप्टर की सर्विस रहती है। पहली नारायण कोटी, दूसरी फाटा और तीसरी सरसी। तीनों ही जगह पर केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए अलग अलग चार्जेस रहते हैं। क्या चार्जेस रहेंगे इसकी भी मैं आगे आपको एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन इन तीनों जगह पर पहुंचने के लिए आपको हरिद्वार से बाय रोड ही जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यात्रा शुरू करते हैं। अभी बजे 3:30 और मेरी जो बस है 4 बजे निकलेगी। आपको पीछे नज़र आ रही होगी यहाँ से। ये बस जाएगी सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से गौरीकुंड या पीछे सीतापुर पे छोड़ देगी, ये तो वहीं पर पता चलेगा। तो आप वीडियो में बने रहना, फुल जर्नी दिखाने वाला हूँ मैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से फिर गौरीकुंड और गौरीकुंड से सीधे ऊपर केदारनाथ की जर्नी होगी। तो पूरी जर्नी आप देखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहना। लेकिन दोस्तों, अगर आपको बस का सफ़र सूट नहीं करता है और वोमिटिंग की प्रॉब्लम है तो बस में बैठने के पहले आप ज़रूरी टेबलेट ले लें, क्योंकि हरिद्वार से सोनप्रयाग के पूरे सफ़र में आपकी हालत होने वाली है ख़राब। हरिद्वार से आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी होते हुए अराउंड 2 बजे तक सीतापुर पहुंच जाओगे। फाइनली फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ सीतापुर। सुबह 4 बजे हमारी बस निकली थी वहाँ से, और ये बीच की जो जर्नी थी काफ़ी हेक्टिक थी। मतलब आपको बता नहीं सकता हूँ कि क्या हालत ख़राब हो रही थी, बट जो हालत ख़राब हुई है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अब यहाँ से हमको पैदल ही जाना है सोनप्रयाग के लिए, क्योंकि कुछ साधन अभी अवेलेबल नहीं है, सभी लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ से सोनप्रयाग कितनी देर में हम पहुँच पाएंगे। सोनप्रयाग में जाके मैं आपसे मिलता हूँ। सीतापुर सोनप्रयाग से पहले आता है। बसें आपको सीतापुर पे ही छोड़ती है, क्योंकि सोनप्रयाग में ज़्यादा बसों की पार्किंग नहीं है। सीतापुर पहुँचने के बाद चाहे तो आप सीतापुर में भी स्टे कर सकते हैं। सोनप्रयाग के कंपैरिजन में यहाँ पर होटल ज़्यादा हैं और आपको ठीक ठाक बजट में रूम मिल जाएगा। सीतापुर से सोनप्रयाग की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से वॉक कर पहुँच सकते हैं। सोनप्रयाग में भी आपको स्टे करने के लिए होटल मिल जाएंगे, बट यहाँ होटल सीतापुर के कंपैरिजन में कम है, इसलिए होटल का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी आपको 2 लोगों के लिए रूम 1200 से लेकर 1500 रुपये में मिल जाएंगे। यदि आप उसी दिन यात्रा करने वाले हैं तो फिर आपको सोनप्रयाग या सीतापुर में होटल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना एक्स्ट्रा लगेज सोनप्रयाग में ही रख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लॉकर रूम बने रहते हैं जहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा लगेज रख सकते हैं और सीधे गौरीकुंड पहुँचकर तप्त कुंड में स्नान कर अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं।
दोस्तों बता दूं, अमरनाथ जी यात्रा की तरह केदारनाथ जी की यात्रा में भंडारे नहीं लगते हैं। भोजन के लिए, नाश्ते के लिए आपको अपना स्वयं का खर्चा करना होता है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड दोनों जगह होटल में आपको 150 से लेके 200 रुपये में थाली सिस्टम मिल जाएगा, जहां पर आप भोजन कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ सेपरेट मेन्यू सिस्टम में भी भोजन कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मौसम के कारण यात्रा कभी भी रुक जाती है और यात्रा को आगे जाने नहीं दिया जाता है, जिस वजह से सोनप्रयाग में काफ़ी रश हो जाता है। सारे होटल फुल हो जाते हैं और ज़्यादा रेट देने पर भी रूम नहीं मिलते हैं। फर्स्ट डे की जो आज की यात्रा थी वो वहाँ पर हेवी स्नोफॉल हुआ है ऊपर, उस वजह से रोक दी गई है। तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि अगर तेज़ बारिश हो गई तो भी यात्रा को रोक देते हैं, और हेवी स्नोफॉल हो जाए तो भी यात्रा को रोक देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कितने लोग खड़े हैं जाने के लिए, लेकिन इन्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहा है। और यहाँ से आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। इसलिए हो सके तो आप एडवांस में ही होटल बुक करके आएँ। मैंने भी यहाँ पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल में एडवांस में ही डॉर्मेटरी बुक की थी, जिसका मैंने 800 रुपये पे किया था। यहाँ पर रूम भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप इन होटल एंड गेस्ट हाउस में स्टे करना चाहते हैं तो कैसे बुक करना है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों कभी ऐसा मौका आ जाए कि सोनप्रयाग में होटल नहीं मिल पा रहे हैं या आपके बजट से ज़्यादा रेट में मिल रहे हैं, तो आपको बता दूँ, सोनप्रयाग में बहुत सारे लोग, वहाँ के दुकानदार बड़े बड़े होटल और दुकानों में सोने की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें वो आपको सोने के लिए गद्दे और ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट दे देते हैं, जिसका पर व्यक्ति 250 से 300 रुपये चार्जेस लेते हैं। यहाँ पर आप अपनी रात बिता सकते हैं। बस यहाँ पर आपको वॉशरूम और टॉयलेट की सुविधा शायद ना मिल पाए, लेकिन आप यहाँ पर एक रात बिता सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ की पैदल यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ जी का मंदिर लगभग 20 से 22 किलोमीटर पड़ता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी लेना होती है, जिसका किराया 50 रुपये पर पर्सन होता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए लोग सुबह 4 बजे से ही टैक्सी के लिए लाइन में लग जाते हैं। कभी कभी तो लाइन 1 किलोमीटर तक भी हो जाती है, जिसमें आपके 3 से 4 घंटे खराब हो जाते हैं। इसलिए हो सके तो गौरीकुंड में ही अपना स्टे करें, ताकि आप गौरीकुंड से ही अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकें और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए आपको लंबी लाइन में लगना नहीं पड़े और सुबह सुबह जल्दी आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। मैंने भी अपना स्टे गौरीकुंड के GNVM के गेस्ट हाउस में ही किया था, जिसका मैंने 450 रुपये पे किया था। आज की जो यात्रा बंद है, इसलिए गौरीकुंड के लिए किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। अभी तो 12 ही बजा है, वैसे यात्रा जा सकती थी, लेकिन जो स्नोफॉल होने की वजह से यात्रा बंद हो गई है, तो उस वजह से किसी को वहाँ आगे गौरीकुंड के लिए जाने नहीं दे रहे। बट जिसकी होटल बुकिंग है पहले से, वो अपना बुकिंग दिखाकर जा सकता है। तो मेरी गौरीकुंड में बुक थी, इसलिए मुझे जाने दिया। आज का मेरा स्टे गौरीकुंड में होने वाला है। मैंने GNVM बुक कर ली थी, ये मैंने 2 महीने पहले बुक करी थी, इसलिए मुझे मिल गई थी। तो आज का स्टे मैं यहीं करूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने डॉर्मेट्री बुक किया था, तो अंदर से कैसा ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने बुक किया है डॉर्मेट्री। इसमें 2, 4, 1, 5, 6, 7, 8 बेड लगे हुए हैं। इस टाइप से डॉर्मेट्री देते हैं। इसको मैंने 2 महीने पहले बुक किया था। इसका जो रेट है, मतलब मुझे फेयर जो पड़ा है वो 450 पड़ा है, लेकिन ये मैंने 2 महीने पहले बुक कर लिया था, इसलिए मुझे मिल गया। अभी ऑन द स्पॉट इसकी क्या सिचुएशन है ये कह नहीं सकते, क्योंकि ये 2 महीने पहले से यात्रा शुरू होने वाली रहती, उसी समय ये बुकिंग हो जाते हैं। तो अभी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। अगर आप भी यहाँ रुकने का प्लान बनाते हो तो इसको यात्रा जब शुरू हो उसी समय इसको बुक कर लीजिएगा, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। दोस्तों अब एक और महत्वपूर्ण बात, दोस्तों केदारनाथ में बहुत ठंड होती है और बारिश कभी भी आ जाती है, इसलिए आप अपने साथ एक छोटा बैग जरूर रखें, जिसमें आप गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता, कुछ मेडिसिन जैसे बदन दर्द, सर्दी, खांसी, बुखार आदि के साथ
चार्जर और पावर बैंक भी आप अपने साथ ज़रूर रखें और इन सभी को आप एक छोटे बैग में रख लें। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी जर्नी शुरू हो रही है गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की ओर। गौरीकुंड जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है, वहीं से आप अपने साथ पानी की बोतल, बिस्किट और चिप्स के पैकेट, हो सके तो ग्लूकोज, ककड़ी केले, हो सके तो कुछ नींबू, काला नमक, शक्कर आदि भी अपने आप साथ रख लें, क्योंकि अगर आप पूरी यात्रा पैदल करने वाले हैं तो इनकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। गौरीकुंड से 500 मीटर चलने पर पहला पड़ाव आता है। यहाँ से आप चाहें तो घोड़े, पालके, पिट्ठू ले सकते हैं, जिसका रेट अलग अलग होता है। इसकी बुकिंग आपको बुकिंग ऑफिस से ही करानी है। ऑफिस भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। बुकिंग स्लिप आप हमेशा अपने साथ जरूर रखें। फ्रेंड्स, घोड़े अगर आपको करना हो तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे, वहाँ से आप पर्ची कटाइए। घोड़े का जो चार्जेस है वो 2800 रुपये, 2850 रुपये है एक साइड का। और अगर आप पालकी लेते हो तो वो आपको 6000 रुपये में पड़ेगी। वो भी डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। और अगर आप पिट्ठू लेते हो तो वो आपका 8 से 10,000 रुपये के बीच में पड़ेगा। वो भी डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। तो अभी यही रेट चल रहा है यहाँ। और आप देख सकते हो कि यात्रा की शुरुआत में इतनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पैदल चलने वाले और घोड़े पे चलने वाले और पालकी पे चलने वाले सभी के लिए एक ही रास्ता है, तो इतना ट्रैफिक हो रहा है। तो देखते हैं आगे क्या कंडीशन रहेगी। दोस्तों, इस पूरी यात्रा के दौरान आपको पीने के लिए पानी के नल और वॉशरूम की फैसिलिटी मिलती रहती है। साथ ही नींबू सोडा, नींबू पानी, ककड़ी, कोल्ड ड्रिंक्स आदि भी आपको मिलते रहेंगे, लेकिन इनके रेट 2 से 3 गुना ज़्यादा रहते हैं। फ्रेंड, 6 महीने जब ये यात्रा शुरू होती है तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको रोज़गार मिल जाता है। बट क्या होता है कि जहाँ यहाँ पर जो रेट हैं हर चीज़ के, वो इसे डबल तिबल कर देते हैं। जैसे जो बिस्किट हमें 5 रुपये का नॉर्मल मिलता है, वो गौरीकुंड में 10 रुपये का मिलेगा। और यहाँ पर ऊपर आएंगे, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, तो वही आपको 20 से 30 रुपये मिलेगा। वाटर बॉटल जो हमें नॉर्मल नीचे 20-30 रुपये मिल जाती है, वो यहाँ पर 50, 60, 80 रुपये तक में मिल रही है। जो नींबू पानी हमें नीचे 20 रुपये मिल जाता है, वो यहाँ पर 40-50 रुपये तक में मिल रहा है। तो अब ये कहते हैं कि हम इतने ऊपर लाते हैं इसलिए रेट बढ़ाते थे, पर मुझे नहीं लगता है कि ये कोई एक्सक्यूज़ होना चाहिए। हम लोगों की वजह से ये इन लोगों को रोज़गार मिलता है, तो कम से कम इन लोगों को इतना वो नहीं करना चाहिए। तो हो सके फ्रेंड तो नीचे से ही आप कुछ चीज़ ऐसी कैरी कर लें, जैसे बिस्किट वगैरह है, वाटर बॉटल है, तो आपको हर जगह यहाँ पर पानी के नल मिल जाएंगे। आप उसमें भर के पानी ले सकते हैं। और हो सके तो अपने साथ ग्लूकोज कैरी करें, तो उससे आपके जो अननेसेसरी खर्चे हैं वो बच जाएंगे। वरना इन छोटे छोटे खर्चों में हमारा बजट बिगड़ जाता है। दोस्तों, इस यात्रा में आपको गौरीकुंड और केदारनाथ मंदिर के अलावा पूरी यात्रा में अमरनाथ यात्रा की तरह कहीं भी भंडारे नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन हर 1 किलोमीटर पर आपको खाने के लिए होटल ज़रूर मिल जाएंगे, जहां पर आप भोजन कर सकते हैं। होटल के रेट थोड़े से, मतलब खाने के रेट थोड़े से ज़्यादा आपको ज़रूर लगेंगे कंपैरिजन गौरीकुंड और सोनप्रयाग के। यहाँ पर आपको खाने वगैरह के लिए सारे होटल तो मिल जाएंगे, बट यहाँ पर आपको ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी। नॉर्मली यहाँ पराठे और मैगी ही चलते हैं, दोनों 50-50 रुपये में आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ खाना चाहो तो खा सकते हो। बस मेन यहाँ पर पराठे और मैगी ही चल रही है। मैंने जितनी भी दुकान पे देखा है यही मिल रहा है। पराठे ही 50 रुपये, एक पराठा 50 रुपये का, और एक प्लेट मैगी 50 रुपये। पूरी यात्रा में आपको हर 1 किलोमीटर पर मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती रहेगी। गौरीकुंड से रामबाड़ा तक की यात्रा लोग नॉर्मली उठते, बैठते, थकते कर ही लेते हैं, लेकिन असली एग्ज़ाम शुरू होता है रामबाड़ा से बाद की यात्रा में, जिसमें आपको पूरी खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है और इसमें लोगों के पसीने छूट जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ रामबाड़ा पर।
आपको पुल दिखाई दे रहा होगा, आप इस साइड देखेंगे तो ये रामवाड़ा हुआ करता था कभी। थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है क्योंकि पुल छोटा है, इस वजह से घोड़े वाले भी यहाँ निकल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले धर्मशालाएँ और होटल हुआ करते थे जो 2013 की आपदा में पूरी तरह से टूट चुके हैं। और जो हमारा पुराना रास्ता था वो पहला यहाँ से ऊपर की ओर जाना होता था और फिर वहाँ से फिर हमें वो जो माउंटेन दिख रहा है आपको, स्नो दिख रहा है, वहाँ तक जाना होता था। बट ये आपदा के कारण पूरा टूट चुका है। अब जो नया रास्ता है वो ये वाला रास्ता है और ये रास्ता इस पूरी यात्रा का सबसे टफ रास्ता है। पूरी खड़ी चढ़ाई चढ़ना पड़ेगी हमको। ये देखिए फ्रेंड्स, वहाँ तक, वहाँ से जाके फिर वहाँ तक हमको जाना है और फिर उस माउंटेन पे जाना है। तो ये इस यात्रा का सबसे टफ रास्ता होने वाला है। अब देखते हैं ये कैसे पार होगा। अभी तक तो नॉर्मल ठीक था, एक दो जगह चढ़ाई आई थी बट वो कर ली। अब देखते हैं ये कैसे पार होगा। इस पूरी यात्रा के दौरान आपको कई सारे ऐसे सीन और खूबसूरत व्यू पॉइंट दिखाई देने वाले हैं जहां पर रुककर फोटो और सेल्फी लिए बिना आपका दिल नहीं मानने वाला। सो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ स्नो। आप देखिए कितनी भरी पड़ी है यहाँ पर, पूरी सफ़ेद चादर बिछी हुई है। करीब से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। वहाँ कुछ लोग फ़ोटो सेशन वगैरह भी चल रहा है उनका, एकदम स्नो देख के खुश हो गए हैं। और देखो ऊपर तक जा रहे हैं वो लोग, मतलब एक एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट शुरू हो चुका है। जो थकान थी ना, ये स्नो देख के लोगों की दूर हो चुकी है। तो आप देख सकते हो रास्ते में ये स्नो आपको दिखाई देगी। एक और खूबसूरत व्यू आपको दिखाता हूँ, क्या प्यारा सीन है। देखिए फ्रेंड्स, बर्फ़ के बीच से रास्ता बना हुआ है। जो स्नोफॉल हुआ था उस वजह से ये रास्ता बंद हो गया था और बर्फ़ के बीच से हमें निकलना है। देखिए फ्रेंड्स, मतलब बर्फ़ के बीच से निकलने की फीलिंग ही कुछ अलग है। दोनों साइड देखिए, इस साइड भी गजब व्यू है यार, मज़ा आ गया। अभी तक की सबसे बेस्ट ट्रैक यही है। थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि फिसलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आप देखिए तो सही, पीछे दोनों साइड बर्फ़ के पहाड़ और हम बीच से निकल के जा रहे हैं। गौरीकुंड से यात्रा करके आप 8 से 9 घंटे में बेस कैंप पहुंच जाओगे। हो सकता है कि आपको और कम समय लगे या हो सकता है कि आपको और ज़्यादा समय लगे। ये सब आपके चलने और स्टेमिना पर डिपेंड करता है कि आपको कितना समय लगने वाला है। बेस कैंप मंदिर से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले आता है। मैंने भी एक रात यहीं स्टे किया था जिसका मुझे 800 रुपये लगा था, पर इसकी बुकिंग आपको एडवांस में ही करनी पड़ती है। हैंड टू हैंड बुकिंग नहीं होती है और लिमिटेड होते हैं, इसलिए जल्दी बुक हो जाते हैं। केदारनाथ धाम में इन टेंटों की बुकिंग आपको कैसे करना है, इसकी भी एक सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूँ, इसलिए अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मंदिर के आसपास कुछ होटल और धर्मशाला भी हैं, लेकिन वही बात लिमिटेड हैं और ओवररेटेड हैं, जो हमारे बजट के थोड़े बाहर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर रात में स्टे करने के लिए आप देख रहे हैं इस तरह के टेंट भी अवेलेबल रहते हैं। ये 500 रुपये चार्ज करते हैं और ऐसे ही टेंट आपको मंदिर के आसपास भी मिलेंगे जो आपसे 1000 चार्ज करेंगे। बट वो डिपेंड करता है कि लोग कितने हैं और लोगों की रिक्वायरमेंट कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो रेट भी बढ़ा देंगे और पब्लिक कम है तो रेट भी कम कर देंगे। मंदिर के आसपास कुछ होटल और धर्मशाला भी हैं, लेकिन वही बात लिमिटेड हैं और ओवररेटेड हैं, जो हमारे बजट के थोड़े बाहर हो जाते हैं। घोड़े वाले भी आपको यहीं बेस कैंप तक ही पहुंचाते हैं और आगे मंदिर तक का सफ़र आपको पैदल ही करना पड़ता है। सो आखिरकार फ्रेंड्स, मैं पहुंच गया हूं बेस कैंप पर। घोड़े वाले जो रहते हैं वो यहीं तक लोगों को ड्रॉप करते हैं, यहाँ से फिर पैदल जाना होता है। यहाँ से बेस कैंप 300 मीटर है और बेस कैंप से मंदिर समथिंग 1.5 किलोमीटर और है। तो देखते हैं और कितना समय लगता है। यहाँ पर मुझे अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाना है, मतलब सत्यापन करवाना है। तो पूरी यात्रा में केवल यहीं पर चेक हो रहा है।
तो देखता हूँ आगे की क्या प्रोसीजर है। शायद से टोकन नंबर मिल रहे हैं दर्शन के लिए, तो जो भी होगा मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन स्कैन किया और मुझे ऐसा टोकन दे दिया। इस पे लिखा है 3 से 4 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। तो इस साल से ये टोकन सिस्टम यहाँ पर लागू हुआ है। बट अभी इतनी भीड़ नहीं दिख रही है क्योंकि काफ़ी लोग दर्शन करके जा चुके हैं। तो लगता है कि जल्दी ही दर्शन हो जाएंगे, ज़्यादा लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं उन्हें ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है क्योंकि हेलीपैड मंदिर से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर है। क्या क्या है इसमें अंकल? इसमें सब कुछ है, बेलपत्र है, तुलसी है, श्रृंगार है और आपका ये ओम जय केदार का साफा है। अच्छा, और इसमें पानी जल की कैन है। तो कितने का ये जो है 200 रुपये का है। और ये वाला? ये 50 रुपये का है। और ये वाला? ये 50 का 100 के है ये। अच्छा, तो वहाँ चढ़ाने तो देंगे नहीं, बट टच कर सकते हैं आप। टच करके घर ले जाना है। तो फ्रेंड्स, आखिरकार मैं पहुँच गया। आपको सामने केदार जी का मंदिर दिख रहा होगा, आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। वैसे अंदर दर्शन करना कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। दोस्तों, जब आप अपने घर से केदारनाथ जी की यात्रा के लिए निकलते हो तो इस पूरी यात्रा में आपको कई सारी कठिनाइयाँ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आप मंदिर पहुँचोगे तो दोस्तों यकीन मानिए आप सारी परेशानियों और थकान भूल जाओगे। आप खुशी से नाच उठोगे और इतने खुश हो जाओगे कि सारी खुशी आपके चेहरे से झलकेगी। फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत सीन हो चुका है, चारों ओर स्नोफॉल हो चुकी है और मानो जैसे हमारा स्वागत बर्फ ने किया है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो पहली बार आया हूँ, पहली बार में ही ये सब सीन देखने को मिला है। आप देख सकते हैं, शायद आपको स्नो नहीं दिख रही होगी उतनी, बट यहाँ पर बहुत सारी स्नो है। फ्रेंड्स, अभी कपाट बंद हो चुके हैं और आप देख सकते हो लाइन लग गई है। तो ये ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है क्योंकि 4 बजे कपाट बंद हो चुके हैं। अब कपाट 1-1.5 घंटे बाद खुलेंगे, बट लोग अभी से लाइन में लगे हैं। इतना स्नोफॉल हो रहा है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं लोग बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। केदारनाथ जी के दर्शन के बाद पीछे भीमशिला भी है, उसके दर्शन भी आप करना ना भूलना। सो फ्रेंड, मेरे सामने है भीमशिला। ये वही भीमशिला है जिसने 2013 की बड़ी आपदा में इस मंदिर को बचाया था। और इस भीमशिला की भी लोग पूजा करते हैं, कहते हैं ये भीम का अवतार है। मंदिर ना टूटे इसलिए भीम स्वयं यहाँ पर आके विराजमान हो गए और इस मंदिर को बचा लिया। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स कितनी विशाल है ये। केदारनाथ जी के मंदिर से थोड़ा और आगे भैरवनाथ जी का भी एक मंदिर है, वहाँ भी आप दर्शन जरूर करना। जितनी पब्लिक आपको केदारनाथ मंदिर के आसपास केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए मिलेगी, उतनी पब्लिक आपको यहाँ पर भैरव बाबा के मंदिर के लिए नहीं मिलेगी। उसका कारण ये है कि बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है कि यहाँ भैरव बाबा का मंदिर भी है, दर्शन भी करना है। और बहुत से लोगों को पता भी रहता है, तो बट वो इतनी दूर से 20-22 किलोमीटर चल के आते हैं, तो उनकी हालत पहले ही ख़राब हो जाती है। तो वो सोचते हैं कि जल्द से जल्द आप दर्शन करके वापस नीचे गौरीकुंड के लिए रवाना हो। बट मेरा तो ये मानना है कि आप जब यहाँ तक आए हो, 20-22 किलोमीटर चल के आए हो, ऑफिशियली 16 किलोमीटर है, बट चलेंगे हम तो 20-22 किलोमीटर पड़ जाता है। तो जब आप यहाँ तक आए हो तो आप 1 किलोमीटर और भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर हर साल तो आने से रहे, तो थोड़ी और हिम्मत करके यहाँ दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए। बट कारण यही है कि थकान इतनी हो जाती है, तो लोग पता भी होता है तो सोचते कि अभी तो निकलो यहाँ से, सीधे गौरीकुंड के लिए निकलो, पर एक बार आना चाहिए। जय भैरव बाबा। दोस्तों, बहुत सारे लोग दर्शन करके उसी दिन नीचे गौरीकुंड के लिए उतरना शुरू कर देते हैं। बट दोस्तों, मेरा ये सजेशन रहेगा कि एटलीस्ट कम से कम एक दिन तो आप केदारनाथ धाम में स्टे जरूर करें और दूसरे दिन उतरना शुरू करें, जिससे आपको 2 बार महादेव के दर्शन हो जाएंगे और आपकी थकान भी कम हो जाएगी।
रिटर्न में आपको घोड़े यहीं से मिलेंगे। ये बेस कैंप है, ये मंदिर से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। कुछ घोड़े वाले आपको मंदिर के आसपास भी मिल जाएंगे, वो आपसे घोड़ा का कहेंगे, बट आप थोड़ा 1 किलोमीटर नीचे आ जाना तो यहाँ से आपको घोड़े मिल जाएंगे। इसका काउंटर आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ आप देखेंगे। तो यहाँ से पहले आप अपनी रसीद कटवा लें, फिर घोड़े से जाएं। अगर आप पीछे से आएंगे तो हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा रेट लें। तो अगर आपको ये काउंटर नहीं मिल रहा है तो यहाँ किसी भी आर्मी वाले, पुलिस वाले से आप पूछ सकते हैं, वो आपको सजेस्ट कर देगा। और मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इधर से दिखाऊँ क्योंकि यहाँ इतने सारे घोड़े हैं तो दिख नहीं रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप अपनी रसीद ज़रूर कटा लें, उसके बाद ही घोड़े पे बैठें। नीचे उतरते समय 2-3 शॉर्टकट लिए मैंने, क्योंकि इससे टाइम बच जाता है। बट नीचे उतरना भी इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स। चढ़ते समय तो आपकी बॉडी पे कंट्रोल रहता है, बट आप नीचे उतरेंगे तो उतना कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि आप कंटिन्यू लगातार एक फ्लो में उतरते हैं। तो अगर आपका पैर फिसल जाए तो लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। वो उतरते समय पूरा बॉडी का वेट आपके ऊपर, साथ में पीछे बैग है उसका वेट, तो जो आपके घुटने हैं वो दर्द करने लग जाते हैं। फिर भी शॉर्टकट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि उस रास्ते से जाएंगे तो काफ़ी देर से पहुंच पाएंगे। अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो मैंने भी अपने आप को छतरी से कवर कर लिया है। और ये बादल ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट गिरेंगे और फिर बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर बारिश कभी भी हो सकती है, तो आप हमेशा अपने साथ रेनकोट और एक छाता ज़रूर लाएं, क्योंकि बारिश का यहाँ कोई भरोसा नहीं है। गिरती है, थोड़ी देर गिरती है, बट उसमें ही अगर आप गीले हो जाओगे, आपका बैग गीला हो जाएगा, तो आगे आपको उधर बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अभी जो लोग यात्रा पे जा रहे हैं उनमें एक अलग ही उमंग और उत्साह और एक जोश है, लेकिन जो यात्रा करके आ रहे हैं उनमें उमंग और उत्साह तो है, बस जोश है ना वो ठंडा हो चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये यात्रा इतनी सरल नहीं है। रामबाड़ा के बाद जो चढ़ाई शुरू होती है उसमें हालत ख़राब हो जाती है। 22 किलोमीटर जाना है, 22 किलोमीटर आना है, तो आपकी हालत तो ख़राब होगी। पर एक चीज़ है कि फिर भी लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने, देश के हर कोने से आते हैं, और हर साल यात्रा चलती है और लोग कई बार आ रहे हैं दर्शन करने। ये भी एक बड़ी बात है कि जिसको बाबा बुलाते हैं दर्शन करने के लिए वही आ पाते हैं, वरना कई लोगों के ऐसे प्लान हैं जो एंड वक्त पर कैंसिल हो जाते हैं। मौसम ख़राब हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ़बारी हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन जिसको बाबा को दर्शन देना है वो दर्शन दे ही देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ही बचा है गौरीकुंड। गौरीकुंड में पहुँच गया हूँ। सुबह 9 बजे मंदिर से मैंने नीचे के लिए उतरना शुरू करा था और अभी 3 बज रही है, मतलब टोटल 6 घंटे में मैं नीचे आ गया। बीच में ये जो थोड़ी घास उड़ रही है क्योंकि यहाँ खाना बन रहा है, बीच में जो बारिश हो रही थी उस वजह से जो रोड गीली हो गई थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। अब मैं यहाँ से पहले तो अपना बैग लूँगा, जो मैंने एक्स्ट्रा बैग यहाँ पर लॉकर रूम में रखा था, और यहाँ से जाऊँगा सोनप्रयाग, और फिर वहाँ देखूँगा कि क्या मुझे अभी हरिद्वार या बद्रीनाथ के लिए बस के टिकट मिल जाएगी। अभी मैंने पता किया कि जो बसें हैं हरिद्वार के लिए और बद्रीनाथ के लिए वो मॉर्निंग में 5 बजे ही चलती है, उसके बाद चलना बंद हो जाती है। उसके बाद जो चलती है, जो शेयरिंग टैक्सी वगैरह जिसे हम कहते हैं बुलेरो, वो चलती है। वो भी आपको डायरेक्ट मिले या नहीं मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, पार्ट जर्नी करना पड़ेगी अगर आपको जाना हो। तो मैंने हरिद्वार के लिए मेरा टिकट ले लिया था 550 का। अब जो बस है वो मॉर्निंग में ले जाएगी मुझे, तो इसका टिकट आपको अब जब यात्रा करके नीचे आओगे तो उसी समय ले लीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में मिलना मुश्किल है। जैसे ही आप गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए नीचे आओगे तो वहीं पे इसका सोनप्रयाग में नीचे ही इसका ऑफिस है। आप किसी से भी पूछोगे तो कोई भी बता देगा। आप पहले अपना टिकट ज़रूर ले लीजिएगा, वरना मॉर्निंग में टिकट मिलना मुश्किल रहेगा। इस तरह से फ्रेंड्स, आपकी केदारनाथ की यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर वापस हरिद्वार पर आकर पूरी हो जाती है। इस यात्रा को करने में आपको कम से कम 4 दिन लगते हैं। पहले दिन आप
हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते हैं, वहाँ पर एक रात स्टे करते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर आप सोनप्रयाग से ऊपर केदारनाथ धाम तक पहुँचते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं और दूसरे दिन आप वहीं स्टे करते हैं। तीसरे दिन सुबह केदारनाथ से चलना शुरू करते हैं और शाम तक आप नीचे सोनप्रयाग तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि शाम को आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं, इसलिए वहां से आपको हरिद्वार के लिए या बद्रीनाथ के लिए बसें नहीं मिलती है, इसलिए एक दिन आपको सोनप्रयाग में स्टे करना पड़ता है। इस तरह से आपको 3 दिन वहीं पे लग जाएंगे और चौथे दिन आप सोनप्रयाग से बस लेके हरिद्वार के लिए निकलेंगे और दोपहर 2 बजे तक आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। तो इस तरह आपके 4 दिन इस यात्रा को करने में लगेंगे। लेकिन आप इस यात्रा को कम दिन में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जिस दिन हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो सोनप्रयाग में स्टे की बजाय आप सीधे केदारनाथ धाम मंदिर की ओर भी जा सकते हैं, जिससे आपका एक दिन बच जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता है कितने दिन लगेंगे कितने दिन नहीं लगेंगे। ये सारा खेल मौसम पे डिपेंड करता है। अगर मौसम ख़राब है तो जहां आपको 3 दिन लगने वाले हैं वहां आपको 5 दिन भी लग सकते हैं, और जहां मौसम अच्छा है तो वहां आप इस यात्रा को 3 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। सारा खेल मौसम का रहता है। मौसम आपका साथ देता है तो यात्रा आपकी अच्छे से हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर इसके अलावा भी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछना। मैं कोशिश करूँगा आपको सही से और अच्छे से जानकारी दे सकूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरी यात्रा में आपका खर्चा कितना आएगा। मेरे अनुसार अगर आप इस यात्रा को करते हैं तो आपका मिनिमम खर्चा क्या आ सकता है। आज का मेरा स्टे होने वाला है सोनप्रयाग के GNVM के गेस्ट हाउस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 बेड इधर हैं और 4 बेड इधर हैं, और ऊपर फैन लगे हुए हैं। काफ़ी बढ़िया गेस्ट हाउस है। इसका मैं वॉश एरिया आपको दिखा दूँ तो एक वॉश एरिया ये है और एक ये है, ठीक है। एक टॉयलेट ये वेस्टर्न है, दूसरी भी वेस्टर्न है, और सामने आपको मिरर दिख जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी बढ़िया है। जो मैंने गौरीकुंड में लिया था उससे तो काफ़ी बेहतर है। तो फ्रेंड्स, आज का स्टे मेरा यहीं होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी केदारनाथ में टोटल कॉस्ट क्या आ सकती है, 1 पर्सन की मिनिमम कॉस्ट क्या आ सकती है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अपनी हरिद्वार से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से हरिद्वार जो यात्रा करने वाले हो वो बस से करने वाले हो, और फिर गौरीकुंड से लेके केदारनाथ और केदारनाथ से वापस गौरीकुंड की यात्रा भी पैदल करने वाले हो। इसमें आप कोई घोड़ा वगैरह नहीं लोगे तो आपकी मिनिमम कॉस्ट क्या आ जाती है, ठीक है। हरिद्वार से लेके सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से लेके वापस हरिद्वार बस का जो है 550 तो टोटल होता है 1100 रुपये। तो 1100 रुपये आपका ट्रेवलिंग का ये। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से वापस सोनप्रयाग, तो जो बीच का टैक्सी का किराया होता है ये 100 रुपीज़ होता है, मतलब 50-50, तो टोटल 1200 ये होता है। और जैसे मैंने ये बुक किया था, इसका मैंने सोनप्रयाग में जो बुक किया था इसका मैंने 800 रुपये दिया था, और जो मैंने केदारनाथ में बुक किया था उसका भी मैंने 800 रुपये दिया था, और जो गौरीकुंड में बुक किया था उसका मैंने दिया था 450। तो टोटल होटल की मेरी कॉस्ट हो गई थी 2050 रुपये, है ना। तो 2050 आप 2100 मान लीजिए, तो 1200 वो और 2100 ये, तो टोटल होता है 3300 रुपये। अब आप इसमें मान लीजिए 800 रुपये फूड का, जो आप हरिद्वार से फिर सोनप्रयाग, फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड, फिर ऊपर मंदिर तक, फिर वापस नीचे आओगे, चाय नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, नींबू पानी, जो भी खाना हो, खाना वगैरह खाओगे, तो इसका आप 800 रुपये मान लीजिए। तो टोटल होता है आपका 3300 वो और 800 ये, तो होता है 4100 रुपये। तो मिनिमम 4100 रुपये में आप ये अपनी यात्रा कर सकते हो। 400 रुपये और मान लीजिए, तो 4500 रुपये में आप एक व्यक्ति इस यात्रा को कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करना होगी। जो मैंने बुक किया था ये 2 महीने पहले से बुक किया था, जब यात्रा की डेट आई थी उसी समय मैंने सारे बुक कर लिए थे, इसलिए मुझे ईज़िली मिल गए थे। अगर ऑन द स्पॉट आके बुक करोगे आप तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि अगर 1-2 दिन यात्रा रुक जाती है, स्नोफॉल हो या बारिश की वजह से रुक जाती है, तो सोनप्रयाग हो चाहे गौरीकुंड हो, पूरे होटल्स वगैरह सब फुल हो जाते हैं। मतलब जो यात्री आते हैं वो इतने परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा रेट देने पे भी उनको नहीं मिल पाते हैं।
तो ये सब चीज़ आपको पहले से प्लान करना होगा, तब जाके आप ये मिनिमम इतने खर्चे में अपनी यात्रा कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अच्छे लगे हों, थोड़े भी अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट्स में हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री महाकाल, जो भी चाहे आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते एक नई वीडियो के साथ किसी नई जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री केदार।